26 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के इस घर में रहने वाले एक सदस्य की अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कैसे हुई किसी को नहीं पता, मगर इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, इन रहस्यमय मौतों का सिलसिला बढ़ने लगता और महज 20 दिनों के अंदर ही एक एक कर उस घर और उस घर से जुड़े 5 लोगों की मौत हो जाती है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी साजिश की कहानी है कि इसमें जो क्राइम हुआ वो तो खौफनाक था ही, लेकिन इस क्राइम को करने के पीछे की जो वजह थी वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। और वो वजह भी सिर्फ एक नहीं थी बल्कि उससे ज्यादा थी। और अगर ये केस नहीं खुलता तो ना मालूम और कितनी मौतें होती। कहानी महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली की है। इस गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के अहेरी तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है महागांव। इस गांव में एक कुम्हारे परिवार रहा करता था और परिवार के जो मुखिया थे वो थे शंकर कुम्हारे। इसके अलावा उस घर में एक थी उनकी पत्नी विजया कुम्हारे, एक उन दोनों का बेटा रोशन कुम्हारे और एक रोशन की पत्नी यानी उस घर की बहू संगमित्रा कुम्हारे। तो कुल मिलाकर उस घर में टोटल 4 लोग थे और ये पूरा परिवार एक बड़े से मकान में रहता था। और परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे की अपनी एक फर्नीचर की अच्छी खासी दुकान थी और उनका बेटा रोशन अहेरी तहसील के पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। इसके अलावा शंकर कुम्हारे खेती बाड़ी भी किया करते थे और उसमें वो कई तरह की सब्जियां और रुई उगाया करते थे। मतलब कि परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन तभी एक रोज 22 सितंबर 2023 की सुबह शंकर कुम्हारे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उनके पूरे बदन और सर में तेज दर्द होने लगता है, खासकर कमर के निचले हिस्से में। इसके अलावा उनकी जुबान भी भारी होने लगती है और होंठ भी काले पड़ जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि छोटा मोटा दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्हें उसी दिन गांव के एक सरकारी डिस्पेंसरी में ले जाया गया। मगर वहां के डॉक्टरों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। इसलिए उन्होंने शंकर कुम्हारे को अहेरी तहसील के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें अहेरी के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मगर इससे पहले कि उनका इलाज शुरू होता, उधर होता यह है कि उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की भी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें भी हूबहू वही लक्षण, पूरे शरीर में तेज दर्द होना, होठ काले पड़ना और जुबान भारी होना। इसलिए अब उन्हें भी शंकर कुम्हारे के साथ अहेरी के सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। लेकिन वहां इलाज शुरू होने के बाद भी दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं होता। ऊपर से हॉस्पिटल में कोई बेड भी खाली नहीं था। इसलिए उनका बेटा रोशन ये तय करता है कि वो अपने माँ बाप को इलाज के लिए चंद्रपुर लेकर जाएगा। इसके बाद रोशन ड्राइवर राकेश मडावी के साथ, जो कि उसी गांव का रहने वाला था और उसके पिता की गाड़ी चलाता था फर्नीचर को इधर उधर पहुंचाने के लिए, वो उसके साथ अपने माँ बाप को लेकर उसी दिन यानी 22 सितंबर 2023 को वहां से करीब 120 किलोमीटर दूर चंद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया को भर्ती कराया जाता है और उनका इलाज शुरू होता है। लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं होता। अगले 3 दिनों तक उन दोनों का उसी हॉस्पिटल में इलाज चलता है, पर उन दोनों की हालत सुधरने की बजाय दिन पर दिन और खराब होने लगती है। इसलिए 3 दिन बाद यानी 25 सितंबर 2023 को उन्हें नागपुर ले जाया जाता है और वहां के एक बड़े हॉस्पिटल किंग्सवे में भर्ती कराया जाता है। पर यहाँ भी वही हाल होता है और किसी भी डॉक्टर को उनकी बीमारी पकड़ ही नहीं आती। वहां के जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने दोनों को कई एंटीबायोटिक दी, मगर किसी भी दवाई का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और हालत बद से बदतर होने लगी, जिसकी वजह से इसके अगले ही दिन यानी 26 सितंबर 2023 को शंकर कुम्हारे की मौत हो गई और पूरा परिवार शोक में डूब गया। मगर इसके बाद अभी 24 घंटे भी नहीं बीतते कि परिवार पर एक और गम का पहाड़ टूटता है और 27 सितंबर 2023 को विजया कुम्हारे की भी मौत हो जाती है। 2 दिन में एक के बाद एक 2 मौतों से पूरा परिवार टूट जाता है। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज थी वो ये थी कि किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर उनकी मौत किस बीमारी की वजह से हुई है। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम में भी मौत की कोई खास वजह साफ नहीं होती। खैर, पोस्टमार्टम के बाद दोनों लाशें परिवार को सौंप दी जाती है, जिसके बाद उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर उधर इसी बीच एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। पता चलता है कि जो ड्राइवर यानी राकेश मडावी शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी को चंद्रपुर के हॉस्पिटल में लेकर गया था, उसकी भी अगले ही दिन वापस घर आने के बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और वो भी चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती और उसका इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह थी कि उसे भी सेम वही लक्षण थे, मतलब कि पूरे शरीर में तेज दर्द होना, जुबान भारी होना और होठ काले पड़ना। बस राहत की बात यह थी कि इलाज के बाद अभी उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता और इसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर ही जो रिश्तेदार शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे,
उनमें से भी कुछ लोग इस बीमारी का शिकार होने लगते हैं। सबसे पहले शंकर कुम्हारी की एक शादीशुदा बेटी कोमल दहगांवकर बीमार पड़ती है। फिर शंकर कुम्हारी की एक साली यानी उनकी पत्नी विजया की छोटी बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े, फिर शंकर कुम्हारी की पत्नी के भाई प्रमोद राम टेके जो कि उन्हीं के घर के बगल में रहते थे, वो बीमार पड़ते हैं। और फिर विजय कुम्हारी की एक और बहन सुजाता का बेटा बंटी उदिरवाड़े भी बीमार पड़ जाता है और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। यहाँ तक कि शंकर कुम्हारे का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे जो कि दिल्ली में रहता था और जो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में महागांव आया था, वो जब क्रियाक्रम के बाद वापस दिल्ली पहुंचा तो वो भी बीमार पड़ गया और हालत इतनी बिगड़ी कि उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और फिर इसके कुछ दिनों बाद ही शंकर कुम्हारे का छोटा बेटा रोशन कुम्हारे भी बीमार पड़ गया और उसकी भी हालत इतनी बिगड़ी कि उसे भी नागपुर के किटी जोन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो अब तक कुल मिलाकर 9 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी थी और 7 लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे और सभी के बीमारी के लक्षण एक जैसे ही थे और किसी भी डॉक्टर को बीमारी की वजह समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, उस परिवार या परिवार से जुड़े जितने भी लोग थे या फिर वो ड्राइवर, उनमें से किसी को भी कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। बावजूद इसके लोग एक एक कर बीमार पड़ रहे थे। बस एकमात्र चीज जो डॉक्टर को समझ आ रही थी वो ये थी कि ये पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का है, मगर इसके बावजूद भी उन पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा था। अभी इससे पहले कि डॉक्टर को कुछ समझ में आता कि सिर्फ 11 दिन बाद ही 8 अक्टूबर 2023 को उस घर में एक और मौत हो जाती है और इस बार मरने वाली जो थी वो थी शंकर कुम्हारी की बेटी कोमल दहगांवकर और अब मौत का आंकड़ा 2 से बढ़कर 3 हो जाता है। इसी बीच अपने मुखबिरों के जरिए 11 अक्टूबर 2023 को ये बात अहेरी पुलिस के कानों तक भी पहुंचती है और जब वो इन एक के बाद एक लगातार हुई 3 रहस्यमयी मौतों के बारे में सुनते हैं तो वो भी चौंक उठते हैं। वो तुरंत ये बात गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचाते हैं और जब ये बात गढ़चिरौली पुलिस के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीलोत्पल को पता चलती है तो उन्हें इसमें साजिश की बू आती है और उन्हें लगता है कि जरूर इन सब मौतों के पीछे किसी की साजिश है। इसलिए अब वो बिना कोई रिपोर्ट दर्ज हुए ही सिर्फ शक के आधार पर अपनी तरफ से इसकी जांच करने का फैसला करते हैं और इसके लिए वो 4 अलग अलग टीमें बनाते हैं और सभी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर लगा देते हैं। वो अपनी टीम से पूरे परिवार की कुंडली खंगालने को कहते हैं और साथ में उन पर हर वक्त नजर रखने को भी कहते हैं। लेकिन उधर इसी बीच इन मौतों का सिलसिला और बढ़ने लगता है और 14 अक्टूबर 2023 को पहले शंकर कुम्हारी की साली यानी उनकी पत्नी विजया की छोटी बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की मौत होती है और फिर इसके अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर 2023 को शंकर कुम्हारी के छोटे बेटे रोशन कुम्हारी की भी मौत हो जाती है। मतलब कि 26 सितंबर से 15 अक्टूबर आते आते सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही अब तक कुल मिलाकर इस रहस्यमय बीमारी से 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और 4 लोग अभी भी हॉस्पिटल में उस बीमारी से जूझ रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और ना ही डॉक्टर बीमारी पकड़ पा रहे थे। 20 दिनों के अंदर इन 5 मौतों से पूरे गांव में डर का माहौल था और इसकी वजह से पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि ये कोई जादू टोना और तंत्र मंत्र का मामला है और किसी दुश्मन ने पूरे परिवार पर कोई काला जादू कर दिया है। कोई कहने लगा कि परिवार के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है तो कोई कहने लगा कि इन लोगों ने अपने घर में कोई पुश्तैनी सोना गाड़ रखा है और इसी वजह से उनकी पुरखों की आत्माएं एक एक कर उनकी जान ले रही है। और गांव देहात में ये सब चीजें कितनी तेजी से फैलती है वो तो आपको पता ही है। दहशत का आलम यह था कि लोगों ने उस घर के आसपास से भी गुजरना बंद कर दिया था और बाद में जिन लोगों की मौत हुई उनके अंतिम संस्कार में भी सिर्फ गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उस घर को भूतिया और श्रापित भी कहना शुरू कर दिया था और उधर पुलिस को भी अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन जब 15 अक्टूबर 2023 को शंकर कुम्हारी के छोटे बेटे रोशन कुम्हारी की मौत हुई तो पुलिस की एक टीम इसकी जांच के लिए नागपुर के किटी जोन हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां उसका इलाज चल रहा था। और जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गई तो वहां के डॉक्टरों ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जहां से ये केस पूरा साफ हो गया और वो बात क्या थी वो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। तो अब जैसे ही पुलिस को नागपुर से वो इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस सीधे महागांव में कुम्हारे परिवार के घर पहुंच गई। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो देखा कि चारों तरफ मातम पसरा था और जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में एक के बाद एक लगातार मौतें हो रही हो वहां ऐसा होना लाजमी भी था। लेकिन जिस बात ने पुलिस को चौंकाया वो ये था कि घर की जो एकमात्र बची सदस्य थी यानी उस घर की बहू संगमित्रा कुम्हारे, उसका रवैया कुछ अजीब था। मतलब कि परिवार में सास ससुर यहाँ तक कि पति की भी मौत हो गई लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी। दूसरा कि परिवार के बाकी लोग तो मर गए, कुछ हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उसी घर की बहू एकदम ठीक ठाक और तंदुरुस्त लग रही थी। अगर कोई जादू टोना या भूत प्रेत का साया भी होता
तो वो उस पर भी पड़ता। यहाँ तक कि जो लोग दूर से अंतिम संस्कार में आए वो तक बीमार पड़ गए। लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद वो इकलौती थी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि पुलिस को संगमित्रा के ऊपर पहले भी शक हुआ था जब उन्हें लगातार हो रही मौतों के बारे में पता चला था, पर क्योंकि ये मामला सिर्फ उस परिवार तक सीमित नहीं था बल्कि परिवार के बाहर दूसरे रिश्तेदार और यहाँ तक कि उनका ड्राइवर जिसका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं था वो भी उसी बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए पुलिस थोड़ी उलझी हुई थी। लेकिन अब जब पुलिस ने उसका रवैया देखा तो उनका शक और गहरा गया। प्लस अब उनके पास एक और ऐसी जानकारी थी जो कि उन्हें नागपुर के हॉस्पिटल से मिली थी, इसलिए अब पुलिस संगमित्रा से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस जब उससे इन सब मौतों के बारे में पूछती है तो वो भी वही बात कहती है कि ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। तो पुलिस उससे पूछती है कि अगर ये फूड पॉइजनिंग का मामला है भी तो एक ही घर में रहने के बावजूद वो कैसे बच गई और उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। इस बात पे संगमित्रा फंस जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर वो एक और नाम लेती है और वो नाम था रोजा राम टेके, यानी कि उसके पति के मामा की पत्नी, जो कि उसी के घर के बगल वाले घर की बहू थी और रिश्ते में वो उसकी भी मामी लगती थी। इसके बाद अब जब पुलिस रोजा से पूछताछ करती है तो वो सारा इल्जाम संगमित्रा पर लगाने लगती है, इसलिए पुलिस दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और घंटों तक अलग अलग बिठाकर सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद ये दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और तब जाकर ये पूरी कहानी सुनाते हैं। और ये जो पूरी कहानी है उसकी शुरुआत होती है लगभग 1 साल पहले, यानी जुलाई 2022 से। दरअसल जुलाई 2022 में एक रोज शंकर कुंभारे के छोटे बेटे रोशन कुंभारे की मुलाकात संगमित्रा गवई से होती है। संगमित्रा जो है वो मूल रूप से अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली थी और वो शुरू से पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। उसने बीएससी एग्रीकल्चर से अपनी ग्रेजुएशन की थी और वो पूरे जिले में टॉपर आई थी। खैर बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री लेने के बाद वो ट्रेनी के रूप में अहेरी तहसील के पोस्ट ऑफिस में पहुंचती है और क्योंकि रोशन कुंभारे भी अहेरी पोस्ट ऑफिस में ही काम करता था, जो कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, तो उसी दौरान वहां संगमित्रा की मुलाकात रोशन कुंभारे से होती है और जल्द ही ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है, जिसके कुछ महीनों बाद ही दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन संगमित्रा के माँ बाप अशोक और नलिनी गवई जो थे उनको इस रिश्ते से आपत्ति थी। वो चाहते थे कि संगमित्रा अभी शादी ना करे और अपनी पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर कोई बड़ी अफसर बन सकती थी। पर वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, इसलिए यहाँ भी वही हुआ। संगमित्रा ने पहले तो अपने घर वालों को मनाने की खूब कोशिश की, पर जब वो नहीं माने तो वो रोशन के साथ भाग गई और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसने 10 दिसंबर 2022 को एक मंदिर में गुपचुप तरीके से रोशन से शादी कर ली और फिर इसके 1 महीने बाद 10 जनवरी 2023 को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली और फिर कुछ दिनों बाद ही वो दोनों वापस अपने घर महागांव पहुंच गए और वक्त बीतने के साथ संगमित्रा के घर वालों ने भी इस रिश्ते को अपना लिया। तो अब जब सब राजी खुशी हो गए तो संगमित्रा भी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। मगर इसी बीच करीब 1 महीने बाद होता यह है कि संगमित्रा के चेहरे में पैरालिसिस हो जाता है और उसका आधा चेहरा काम करना बंद कर देता है। इसके बाद उसका इलाज शुरू होता है और ताकि वो अपनी इस बीमारी में अच्छे से आराम कर सके, इसलिए रोशन और उसके घर वाले उसे कुछ वक्त के लिए वापस उसके मायके अकोला भेज देते हैं और अब वहीं से उसका इलाज चलता रहता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब डॉक्टर को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो उसे उसका बच्चा गिराने को कहते हैं, क्योंकि पैरालिसिस की वजह से वो बहुत सारी दवाइयां और स्टेरॉइड्स ले रही थी और ये सारी दवाइयां प्रेगनेंसी में उसके बच्चे के लिए घातक हो सकती थी, इसलिए वो अपना बच्चा गिरा देती है। मगर जब ये बच्चा गिराने वाली बात रोशन के घर वालों को पता चलती है तो इस बात पे कि उन्होंने बिना बताए उनके घर का बच्चा गिरा दिया, उनकी संगमित्रा के पिता अशोक गवई से खूब बहस होती है और यहाँ से अब धीरे धीरे दोनों परिवार के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। खैर इसके कुछ दिनों बाद जब संगमित्रा अपना इलाज करवाकर वापस अपने ससुराल यानी महागांव पहुंची तो अब वहां के हालत वैसे नहीं थे जैसे कि पहले हुआ करते थे। अब संगमित्रा के सास ससुर बात बात पे उसके घर वालों और रिश्तेदारों को ताना मारने लगे और गाली गलौज भी करने लगे और जब संगमित्रा ये बात अपने पति रोशन को बताती तो वो भी अपने घर वालों की साइड लेता। धीरे धीरे संगमित्रा को एहसास होने लगा कि उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर रोशन से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिसके लिए वो अपने घर वालों के खिलाफ गई वही पति अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वक्त बीतने के साथ ये कड़वाहट और ज्यादा बढ़ने लगी और छोटी छोटी बातों को लेकर उसके ससुराल वाले उसे सुनाने लगे और जब ये सब बातें संगमित्रा अपने घर वालों को बताती तो वहां भी तनाव का माहौल रहने लगा।
कुछ वक्त तक तो संगमित्रा के घर वाले ये सब कुछ झेलते रहे, लेकिन जब वक्त के साथ ये सब चीजें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगी तो ये संगमित्रा के पिता से झेला नहीं गया। इसलिए अप्रैल 2023 में एक दिन उन्होंने सदमे में आकर अपनी जान दे दी। अब जब संगमित्रा को अपने पिता की मौत के बारे में पता चला तो अब उसकी ये कड़वाहट नफरत में बदलने लगी और वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार अपने ससुराल वालों को मानने लगी और धीरे धीरे ये चीजें उसके दिमाग में घर कर गई। वक्त बीतने के साथ उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि वो अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। इसी बीच अगस्त का महीना आता है। 10 अगस्त 2023 को संगमित्रा और रोशन अपनी शादी के 8 महीने पूरे होने की खुशी में बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर के दौरान ही संगमित्रा रोशन से कहती है कि वो रक्षाबंधन पर अपने घर अकोला जाना चाहती है, लेकिन रोशन इसके लिए साफ मना कर देता है और दोनों के बीच इस बात पर काफी बहस होती है। इसके बाद जब वो लोग घर लौटे तो वहां भी दोनों के बीच इस बात पे काफी बुरी तरह बहस होती है और बहुत ही जल्दी ये बहस मारपीट में बदल जाती है और संगमित्रा उस रात मन मार कर रह जाती है, मगर उसके अंदर की जो नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह यानी 11 अगस्त 2023 को जब रोशन अपने दफ्तर चला जाता है और उसके सास ससुर खेत पे, तब वो अकेले आंगन में बैठकर रो रही थी और अपने फैसले पर पछता रही थी कि आखिर उसने क्यों अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर रोशन से शादी की। तभी उसके पास उसके बगल में रहने वाली रोशन की मामी रोजा राम टेके, जो कि अब उसकी भी मामी सास थी, वो आती है और उसे चुप कराती है और उससे सारा माजरा पूछती है और वो अक्सर संगमित्रा से बात किया करती थी। तो संगमित्रा रोते रोते उसे पिछली रात की सारी बात बताती है और इसी बीच संगमित्रा कहती है कि कभी कभी तो मन करता है कि पूरे परिवार को जान से मार डालूं। यह बात सुनते ही रोजा राम टेके जो उससे कहती है वो सुनकर संगमित्रा भी दंग रह जाती है। वो कहती है कि वो खुद इस पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। अब सवाल आता है कि आखिर रोजा राम टेके को इस परिवार से क्या नफरत थी और आखिर वो क्यों इस पूरे परिवार को मारना चाहती थी। तो उसे जानने के लिए हमें ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 1 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि ये दूसरा मोटिव यानी मकसद था इन मौतों के पीछे का। तो अब इससे पहले कि मैं आपको उस 1 साल पहले की कहानी सुनाऊं, उससे पहले हमें अब इस पूरे मामले को समझने के लिए रामटेके परिवार के बारे में जानना होगा, जो कि कुंभारे परिवार के बगल में ही रहता था। तो रामटेके परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था गट्टू रामटेके। इसके अलावा उनके परिवार में एक उनकी पत्नी थी और उन दोनों के कुल मिलाकर 6 बच्चे थे, जिनमें 5 लड़कियां थी और 1 लड़का। उनमें से एक थी विजया कुंभारे यानी संगमित्रा की सास, एक आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े, एक सुजाता उंदिरवाड़े और 2 बेटियां और थी। इसके अलावा उनका जो इकलौता बेटा था वो था प्रमोद रामटेके और रोजा रामटेके उसी की पत्नी थी। तो जब साल 2021 में गट्टू रामटेके की पत्नी का देहांत हुआ तो इसके ठीक 1 साल बाद 2022 में, यानी इन घटनाओं के होने से लगभग 1 साल पहले, उनके सभी बच्चे और रिश्तेदार उनके श्राद्ध के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान विजय कुंभारे यानी संगमित्रा की सास अपने पिता से यह डिमांड करने लगी कि उनकी जो 4 एकड़ की जमीन है उसे 6 भाई बहनों में बराबर बांटा जाए। लेकिन रोजा रामटेके ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि सारी जमीन सिर्फ उनके बेटे प्रमोद रामटेके यानी उसके पति को मिले, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है। इस बात को लेकर रोजा और विजया में खूब बहस होती है और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी रहती है। श्राद्ध खत्म होने के बाद भी अब अक्सर इस बात को लेकर दोनों के बीच खींचातानी होने लगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे। वो दोनों अक्सर घर की बाउंड्री से झांककर एक दूसरे को ताना मारने लगे और गाली गलौज करने लगे और ये चीजें वक्त के साथ धीरे धीरे और बढ़ने लगी। इसी बीच जब रोजा ने 11 अगस्त 2023 को संगमित्रा को रोते हुए देखा और उसकी इच्छा जानी कि वो कुंभारे परिवार के सभी लोगों को खत्म करना चाहती है, तो यहाँ उसे एक मौका नजर आया और उसने उससे हाथ मिला लिया और वो इस साजिश का दूसरा किरदार बनी, क्योंकि इससे संगमित्रा का काम भी बन जाता और उसे भी किसी के साथ अपने ससुर की प्रॉपर्टी शेयर नहीं करनी पड़ती। इसी के बाद अब दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची और सभी लोगों को जहर देकर मारने का प्लान बनाया। ये डिसाइड करने के बाद कि सभी को जहर देकर मारा जाए, अब संगमित्रा ने मोबाइल से गूगल पर अलग अलग तरह के जहर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की और फाइनली उसने सबको धतूरे का जहर देने का फैसला किया। इसके बाद उसने अमेज़न से धतूरे के बीज का ऑर्डर दिया और बीज आने के बाद उसको पीसकर एक पाउडर बनाकर एक शीशी में इकट्ठा कर लिया। हालांकि उसने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब उसने ये पाउडर खाने और पानी में मिलाया तो उसका रंग हरा हो गया। इसलिए उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से वो पकड़ी जा सकती थी। अब संगमित्रा ने एक बार फिर गूगल का सहारा लिया और टॉप 10 स्लो पॉइजन सर्च करने लगी। वो एक ऐसे जहर की तलाश करने लगी जो बिना कोई सबूत छोड़े इंसान की जान ले ले, और काफी रिसर्च करने के बाद उसे थैलियम नाम के जहर के बारे में पता चला। थैलियम जो है वो एक हैवी मेटल पॉइजन है
और इस जहर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यह रंगहीन है, मतलब कि इसे किसी भी चीज में मिलाया जाए उसका कोई रंग नहीं दिखेगा। दूसरा कि यह गंधहीन है, मतलब कि इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। और तीसरा कि यह स्वादहीन है, मतलब कि इसका अपना कोई टेस्ट ही नहीं है। इसके अलावा ये एक स्लो पॉइजन है जो कि उसी वक्त अपना असर नहीं दिखाता जब इसे दिया जाता है, बल्कि इसके कई घंटे या कुछ दिनों बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है और धीरे धीरे इंसान की जान लेता है। तो जब संघमित्रा को थैलियम के बारे में पता चला तो उसने इसी जहर को जीरो इन किया और तय किया कि वो इसी जहर का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। पर यह कोई ऐसा जहर तो था नहीं जो कहीं भी आसानी से मिल जाए, इसलिए जब उसने इसके बारे में पता करना शुरू किया तो उसे पता चला कि मुंबई की एक फार्मा कंपनी है जहां से उसे थैलियम जहर मिल सकता है। इसलिए उसने मुंबई से यह जहर मंगवाने की सोची और मुंबई से उस तक जहर पहुंचाने में उसकी मदद की अविनाश ताजने ने, जो कि इस साजिश का तीसरा किरदार था। अब सवाल आता है कि ये अविनाश ताजने कौन था। तो उसके पीछे की कहानी ये थी कि अविनाश जो है वो संघमित्रा का बचपन का दोस्त था और अकोला के पास ही बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में खामगांव का रहने वाला था। अविनाश जो है वो संघमित्रा को स्कूल के दिनों से ही चाहता था और दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कई चीजें थी। मगर इसी बीच संघमित्रा की जिंदगी में रोशन आ जाता है और वो उससे शादी कर लेती है और शादी के बाद संघमित्रा अविनाश से दूरियां बना लेती है। लेकिन जब अप्रैल 2023 में संघमित्रा के पिता की मौत हुई और वो उनके अंतिम संस्कार में अपने घर अकोला गई, तब एक बार फिर दोनों में करीबियां आ गई, क्योंकि एक तो संघमित्रा अब तक अपने ससुराल वालों से तंग आ चुकी थी, प्लस अब उसे ये भी लगने लगा था कि उसके पिता के मौत के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही हैं। वो अविनाश को अपनी पूरी आप बीती सुनाती है और कहती है कि वो अपने पूरे ससुराल वालों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके पिता की जान गई। अविनाश भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें उसका अपना लालच छुपा था। उसे लगा कि सबके मरने के बाद शायद संघमित्रा एक बार फिर उसकी हो जाएगी। इसी के बाद अविनाश अपनी तरफ से संघमित्रा को जहर के रूप में सरबेरा ओडोलम के बीज भी भेजता है। सरबेरा ओडोलम जो है वो एक पेड़ होता है और इसे दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ माना जाता है, जिसका बीज हर साल दुनिया में कई मौतों की वजह बनता है। हालांकि संघमित्रा ने धतूरे के बीज की तरह उसका भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसी भी संघमित्रा को थैलियम के बारे में पता चलता है और वो अब इसे मुंबई से कैसे मंगाया जाए उसके बारे में सोचने लगती है और काफी सोच विचार करने के बाद वो एक तरीका अपनाती है। वो क्या करती है कि 9 सितंबर 2023 को मुंबई में अंधेरी की एक फार्मा कंपनी को एक मेल करती है और उसमें वो कहती है कि उसे रिसर्च के पर्पस के लिए थैलियम की जरूरत है और उस मेल में उसने खुद को गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी का एक रिसर्चर बताया। इसके बाद जब वो फार्मा कंपनी उसे थैलियम देने को तैयार हो गई तो उसने उस फार्मा कंपनी से 25 ग्राम थैलियम को पार्सल करने को कहा, जिसकी टोटल कीमत 12,000 रुपए थी और ये जो पेमेंट थी वो ऑनलाइन अविनाश ताजने ने की थी। खैर पेमेंट वगैरह होने के बाद 21 सितंबर 2023 को ये 25 ग्राम थैलियम उस तक पहुंच जाता है और अब वो अपना मौत का खेल शुरू करती है। अच्छा, ये थैलियम उन्हें कहां से मिला, इसके लिए भी गढ़चिरौली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इसको लेकर रोजा रामटेके बार बार अपना बयान बदल रही थी। पहले तो उसने कहा कि वो ये जहर नागपुर से लेकर आई थी और फिर बयान बदलकर कहने लगी कि उसने इस जहर को अपने पड़ोसी राज्य तेलंगाना से मंगवाया था। लेकिन जब पुलिस ने दोनों से दिन में 10-10 घंटे की पूछताछ की तब जाकर सच सामने आया। तो 21 सितंबर 2023 को जब संघमित्रा को वो जहर मिला तो वो उसी दिन जब उसके सास ससुर खेत पर काम करने गए हुए थे वो उनके लिए मटन बनाती है और उसमें ये थैलियम जहर मिला देती है। शाम को जब उसके सास ससुर यानी शंकर कुंभारे और विजय कुंभारे वापस घर लौटे तो उसने उन्हें रात के खाने में वही जहर मिला हुआ मटन परोसा और खुद उसने ये मटन ये बोलकर नहीं खाया कि उसके मुंह में छाले हो रहे हैं। और बात रही रोशन की तो वो उस दिन घर पर नहीं था। अब क्योंकि थैलियम का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्वाद, इसलिए शंकर और विजय कुंभारे को कुछ भी पता नहीं चला और उन्होंने बड़े चाव से वो मटन खाया। जिसके बाद अगले ही दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो पहले उन्हें गांव की डिस्पेंसरी में दिखाया गया और फिर अहेरी के हॉस्पिटल में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन जो एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी वो ये थी कि जब यहाँ अहेरी में बेड खाली ना होने की वजह से उन्हें गाड़ी से चंद्रपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, तो उस दौरान संघमित्रा ने एक पानी की बोतल में भी ये जहर मिलाकर उन्हें रास्ते में पीने के लिए दिया था। उसी दौरान होता यह है कि जो पानी ड्राइवर राकेश मडावी अपने पीने के लिए गाड़ी में रखता था वो रास्ते में खत्म हो गया और जब उसे प्यास लगी तो उसने उसी जहर मिले पानी की बोतल में से 2 घूंट पानी पी लिया और इसी वजह से अगले ही दिन उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। बाद में जब शंकर कुंभारे और विजय कुंभारे की मौत हो गई और मरने के बाद जब उनके रिश्तेदार उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे तो अब संघमित्रा और उसकी मामी सास रोजा रामटेके ने मिलकर एक एक कर दूसरे लोगों को भी जहर देना शुरू कर दिया,
किसी को खाने में मिलाकर दिया तो किसी को चाय में, किसी को संगमित्रा ने दिया तो किसी को रोजा ने। और इसी की वजह से सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही 15 अक्टूबर 2023 की तारीख आते आते 5 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। अच्छा, अपने सास ससुर को जहर देने और उनके मरने और दूसरे लोगों को जहर देने के बाद संगमित्रा को लगा कि अब बस बहुत हो गया और उसका बदला पूरा हो गया। और असल में वो अपने पति यानी रोशन को जहर नहीं देना चाहती थी। हालांकि उसने भी कभी उसका साथ नहीं दिया, पर रोशन के लिए उसके मन में अभी भी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी, क्योंकि था तो वो आखिर उसका पति ही। प्लस अपने सास ससुर के मरने के बाद अब उसके अंदर उतना गुस्सा भी नहीं था। लेकिन उसको जहर देने के पीछे की 2 वजह थी। पहला कि जब अचानक से रोशन के माता पिता और उसकी बहन की मौत होती है तो उसे संगमित्रा के ऊपर कुछ शक होता है, क्योंकि घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। और जब इस शक में उसने घर की तलाशी ली तो उसे बिस्तर के गद्दे के नीचे एक शीशी में हरे रंग का पाउडर मिला और उसे लगा कि संगमित्रा ने उसके घर वालों को यही जहर दिया है। हालांकि उसे ये बात कभी पता नहीं चली कि वो जहर था या कुछ और, क्योंकि उसने उसका टेस्ट नहीं करवाया था। पर जो हरा पाउडर उसे मिला था वो वही धतूरे के बीज का पाउडर था जो संगमित्रा ने अमेजोन से मंगवाया था। उसकी इस बात पर संगमित्रा से काफी लड़ाई होती है और लास्ट में वो उसे धमकाता भी है कि वो ये सारी बात पुलिस को बता देगा, जिसकी वजह से संगमित्रा काफी घबरा जाती है। और दूसरा कि उसकी मामी भी उसके ऊपर रोशन को जहर देने का दबाव डाल रही थी, क्योंकि जब तक परिवार के सारे लोग नहीं मरते तब तक वो 4 एकड़ की जमीन उसकी नहीं होती। तो संगमित्रा जो है वो काफी दुविधा में थी कि वो रोशन को जहर दे या नहीं, पर उसे ये भी डर था कि कहीं रोशन ये बात पुलिस को ना बता दे और वो पकड़ी ना जाए। और इसी घबराहट और रोजा रामटेके के दबाव की वजह से उसने एक दिन दाल और चाय में जहर मिलाकर अपने पति को भी दे दिया। हालांकि जब इसके बाद रोशन की तबीयत खराब हुई तो उसके अंदर का इमोशन एक बार फिर जाग गया और वो नहीं चाहती थी कि उसका पति मरे, और इसी इमोशन में वो एक और बड़ी गलती कर देती है। दरअसल जब रोशन की तबीयत खराब हुई और उसे इलाज के लिए नागपुर के क्रिटिजोन हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहां उसकी हालत देखकर संगमित्रा से रहा नहीं गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। इसलिए वो तुरंत रोशन का इलाज कर रहे डॉक्टर इमरान नूर मोहम्मद के पास जाती है और कहती है कि वो उसके पति की किसी भी तरह से जान बचा ले। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कि रोशन को थैलियम जहर दिया गया हो, इसलिए वो उसे इसका एंटीडोट प्रशियन ब्लू देने को कहती है। ये बात सुनकर डॉक्टर इमरान को थोड़ा शक होता है और वो संगमित्रा से पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता और उसे थैलियम के बारे में कैसे पता। तो वो इधर उधर की बात करके बात को टाल देती है। पर क्योंकि पूरे नागपुर में ना के बराबर ही कभी थैलियम पॉइजनिंग का केस आया था, इसलिए उस वक्त हॉस्पिटल में थैलियम का एंटीडोट प्रशियन ब्लू अवेलेबल ही नहीं था, जिसकी वजह से रोशन को प्रशियन ब्लू नहीं मिल पाता। पर हाँ, डॉक्टर इसके लिए उसका टेस्ट जरूर करते हैं और जब 15 अक्टूबर 2023 की दोपहर को उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें रोशन के शरीर में थैलियम की मात्रा 250 यूनिट से भी ज्यादा पाई जाती है, जबकि आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान के शरीर में यह मात्रा 0.15 से 0.36 होती है, मतलब कि 1 यूनिट से भी कम। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक रोशन की मौत हो चुकी थी और यही वो सारी बातें थी जो क्रिटिजोन हॉस्पिटल के डॉक्टर से बाद में पुलिस को पता चली थी और जिसकी वजह से पुलिस का शक यकीन में बदला और संगमित्रा पकड़ी गई। तो पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने संगमित्रा कुंभारे और रोजा रामटेके को 18 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बुल्ढाना खामगांव से 26 अक्टूबर 2023 को अविनाश ताजने को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। और क्योंकि अब बीमारी पकड़ में आ चुकी थी, इसलिए जिन जिन लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उन लोगों को फिर उसी हिसाब से दवाई दी गई, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार हो गया। इसके अलावा पुलिस के रडार में रोजा का पति प्रमोद रामटेके भी था और पुलिस को शक था कि वो भी इस जुर्म में शामिल है और वो जानबूझकर खुद को जहर देने का ड्रामा कर रहा है। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसे सच में जहर दिया गया है, पर उसे जानबूझकर जहर नहीं दिया गया, बल्कि उसने शायद गलती से जहर मिला हुआ खाना या पानी या चाय पी ली थी। तो कुल मिलाकर 2 घर की 2 बहुओं ने मिलकर 20 दिनों के अंदर 5 लोगों की जान ले ली। दोनों के टारगेट तो एक थे, लेकिन दोनों के मोटिव अलग अलग थे। एक तरफ एक कॉलेज की टॉपर संगमित्रा थी, जिसने पहले प्यार में अंधे होकर अपने माँ बाप को नाराज किया और जब इश्क का बुखार उतरा और पिता की जान गई तो बदले की आग में आकर एक बार फिर अंधी होकर जुर्म का रास्ता अपना लिया। वहीं दूसरी तरफ उसमें उसका साथ दिया उसकी मामी सास रोजा रामटेके ने, जो कि पुश्तैनी जमीन को हथियाने के लिए उस साजिश का हिस्सा बनी और वो उस हर शख्स को मारना चाहती थी जो उसके और उसकी जमीन के बीच में आ सकता था, क्योंकि जब तक कोई एक भी जिंदा रहता तो ये पूरी 4 एकड़ की प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती। लेकिन शुक्र है कि ये केस टाइम पर खुल गया
वरना इन मौतों का आंकड़ा और बढ़ता। और अगर ये केस सही वक्त पर नहीं खुलता तो कम से कम टोटल 16 मौतें होती। संघमित्रा चाहती तो तलाक लेकर परिवार से अलग होकर आजाद रह सकती थी, एक नई जिंदगी बसा सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का रास्ता अपनाया और एक शादी के गलत फैसले ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। ये केस मीडिया में भी काफी चर्चा में रहा और जब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो वो लोग भी दंग रह गए कि कैसे 2 बहुओं ने मिलकर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खैर फिलहाल ये केस अभी अहेरी के सेशन कोर्ट में चल रहा है और इसमें फैसला आना भी बाकी है। तो ये थी आज की कहानी। तो आज कहानी में इतना ही। अब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।